महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जीवनी। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समुचे मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और उन्होंने लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वो सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान कई मौक़ों पर गांधी जी कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और रहे भी। प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से माँ का उपहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो केवल कुछ दिन ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। हरीलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में,
रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वो अप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। विदेश में शिक्षा और वकालत मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वो अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी यानी दीवान बन सकते थे। उनके एक पारिवारिक मित्र माऊजी दुबे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाएं तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती थी। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी मां को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहां उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। जून 1891 में गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी मां के मौत के बारे में पता चला। उन्हें बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया, परंतु कुछ समय बाद उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटल यानी दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। वो प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनैतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनैतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया और सन 1906 के जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। गांधी के अनुसार अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 से 1945 तक। वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए थे। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वो उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलनों ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिए, जिसका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी के जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। सन 1918 में गुजरात स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई और लोग कर माफ़ी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई और वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। खिलाफत आंदोलन। आंदोलन की खिलाफत। कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों के सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी इसके मुख्य प्रवक्ता बन गए।
भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दिए सम्मान और मेडल वापस कर दिए। इसके बाद गांधी ने सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी और अगर हम सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था और अब वो इस स्थिति में थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। इसी बीच जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया था, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं और अदालतों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और मेडलों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 1922 में इसका अंत चौरी चौरा कांड के साथ हो गया। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें फरवरी 1924 में सरकार ने रिहा कर दिया। स्वराज और नमक सत्याग्रह। स्वराज और नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हुए और सन 1928 तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। इस दौरान वो स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी लड़ते रहे। इसी समय अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, पर उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसके पश्चात दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। अंग्रेज़ों द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी
1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसके पश्चात गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद के दांडी, गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप गांधी इरविन संधि पर मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु ये सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने, कताई, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को जारी रख देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। हरिजन आंदोलन। हरिजन आंदोलन दलित नेता B.R. अम्बेडकर की कोशिशों के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अछूतों के लिए एक नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंजूर कर दिया था। येरवडा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था पूना पैक्ट अपनाने पर मजबूर किया। अछूतों के लिए जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की ये शुरुआत थी। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 वर्षीय अभियान की शुरुआत की। अम्बेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन से प्रसन्न नहीं थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेज़ों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था।
जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार भी कर लिए गए। गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने ये भी कहा और कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद ये आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई के साथ अनुशासन बनाए रखने को कहा। जैसा कि सबको अनुमान था, भारतीय अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत 22 फरवरी 1944 को हो गया और कुछ समय बाद गांधी जी भी मलेरिया से पीड़ित हो गए। अंग्रेज उन्हें इस हालत में जेल में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगभग 1 लाख राजनैतिक कैदियों को रिहा कर दिया। देश का विभाजन और आज़ादी। देश का विभाजन और आज़ादी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश पाकिस्तान की भी मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि ये उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था, पर ऐसा हो न पाया और अंग्रेज़ों ने देश को 2 टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसे माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। लेसन टू टेक।
जो भी आप सोच सकते हैं वो आप प्राप्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर